हर देश अपनी संस्कृति, सामाजिक मानदंडों, भूगोल, भोजन और जलवायु के साथ अलग अलग होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जिनकी स्थिति वाकई अनोखी है। ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़े देशों में से एक है, जो दक्षिणी गोलार्ध में हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित और इसकी राजधानी कैनबरा है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की 95% भूमि वीरान है। ऑस्ट्रेलिया की 90% जनसंख्या सिर्फ 0.22% एरिया में ही रहती है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया के 4,22,466 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यह इतना बड़ा है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट में आपको घास के मैदान, शुष्क झाड़ियां, नमक के मैदान, लाल रेत के टीले, चट्टानी मैदान, सवाना घास और कुछ नदियां दिखेंगी। यहाँ की आदिवासी जनजातियां और कबीले हजारों सालों से रेगिस्तानी इलाकों में खानाबदोश रहे हैं। वे स्थानीय वनस्पतियों, जीवों पर निर्भर रहते थे, जो अब ऑस्ट्रेलिया के सीमांत क्षेत्रों में चले गए। ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में औसतन वार्षिक वर्षा 81 से 250 mm तक होती है, जो इसे अर्ध शुष्क जलवायु बनाता है, जिसके कारण रेगिस्तान में कम जानवर रहते हैं। इन जानवरों में जंगली ऊंट, डिंगो, सांप, बिच्छू पाए जाते हैं। यूरोपीय उपनिवेशीकरण के समय स्तनधारियों की लगभग 103 प्रजातियां रहती थी, जिनमें से 19 विलुप्त हो चुके हैं, जैसे रेगिस्तानी बैंडिकूट, नम्बैट और लंबी पूंछ वाला बाउंसी माउथ। इन रेगिस्तानों में उगने वाली वनस्पतियों में रेगिस्तानी सवाना शुष्क क्षेत्र के दक्षिण में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, जहां सर्दियों और गर्मियों में 200 से 500 mm वर्षा होती है। बबूल की प्रजातियां, जिन्हें मुल्गा कहा जाता है, रेगिस्तान के मैदानों, पहाड़ी ढलानों और पहाड़ियों पर उगती है। इतना शुष्क और खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले में अर्गीले हीरे की खदान प्राकृतिक हीरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की प्राकृतिक आपूर्ति का लगभग 1/3 योगदान देता है। यहाँ पर केवल रेगिस्तान ही नहीं पाए जाते, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में सवाना घास के मैदान भी हैं। ड्राई क्लाइमेट में कठोर झाड़ियां और घास उगती हैं। ये घास के मैदान यहाँ पाई जाने वाली जीवों के लिए भोजन है। इसी घास के मैदान में स्तनधारी जीव कंगारू पाई जाते हैं। इनके प्रकारों की बात करें तो पहला है टुस्कास घास के मैदान। यह घास समूहों में उगते हैं और कई स्तनधारी इन घासों के नीचे आश्रय पाते हैं और चरने वाले जानवर को यह बहुत पसंद आता है। इन घासों में कंगारू, मॉनिटर, छिपकली और ऑस्ट्रेलियाई बस्टर्ड को भी देख सकते हैं। और हम्पाक घास के मैदान भी पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के कम उपजाऊ भागों पर फैला हुआ है। इन घास के मैदान में बबूल और नीलगिरी की प्रजातियों सहित कई पेड़ हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए जब बारिश होती है तो हम्पाक घास के मैदान एक साथ खिलकर एक सुंदर दृश्य दिखाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो सुना ही होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ भी है, जिसमें 400 प्रकार के कोरल, 1500 प्रकार की मछलियां और 4000 प्रकार के मोलस्क, जो 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ग्रेट बैरियर रीफ के भीतर अलग अलग आकार और आकृति की लगभग 2500 चट्टानें हैं और 900 से ज्यादा द्वीप हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ इकोसिस्टम बनाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जलीय जीव निवास करते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और फिशिंग जैसे कार्य इनके स्वास्थ्य के लिए खतरे हैं। बढ़ते तापमान से महासागर गर्म हो रहे हैं, जिससे कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है। एक अध्ययन में पाया गया कि ग्रेट बैरियर रीफ में 1995 के बाद जलवायु परिवर्तन के कारण अपने आधे से अधिक कोरल खो दिए। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी, कोरल बढ़ते समुद्र के तापमान के साथ नष्ट होते जाएंगे और हजारों समुद्री जीव जो इन पर निर्भर है वो विलुप्त होते चले जाएंगे। इनको रोकना होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की बात करो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक अत्यधिक विकसित देश है। 2023 तक ऑस्ट्रेलिया जीडीपी द्वारा 23वीं सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी और 21वां सबसे बड़ा माल निर्यातक और 24वां सबसे बड़ा माल आयातक था। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर उसके सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, जिसने 2017 में जीडीपी का 62% हिस्सा बनाया और 78% श्रम बल को रोजगार दिया। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जिन्हें आसियान 3 के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से चीन ऑस्ट्रेलिया का मुख्य निर्यातक एवं आयातक है। ऑस्ट्रेलिया एपीएस, G20, OECD और WTO का सदस्य है। पशुपालन खनन ने ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। 2022 में एक कॉस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया में गरीबी बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार 3.3 मिलियन लोग या 13% आबादी देश की औसत आय से 50% से भी गरीबी रेखा से नीचे चल रही है। इस रिपोर्ट ने यह भी प्रकाशित किया कि 15 वर्ष से कम आयु के 7,61,000 बच्चे गरीबी में हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान।
यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को कवर करता है जो चीन के क्षेत्रफल के बराबर है। सहारा नाम अरबी शब्द सहरा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। यह अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक तथा सूडान के उत्तर और एटलस के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यह स्थान हमेशा से एक विशाल मरुस्थल नहीं था बल्कि यह एक विशाल हरा भरा मैदान था और यहाँ नदियाँ भी बहती थी। मगरमच्छ और डायनासोर जैसे जानवरों के 30,000 से भी अधिक जीवाश्म पाए गए हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम इस वीडियो को 100 लाइक का एम रखते हैं। देखते हैं आप इसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। सहारा अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान का अधिकांश हिस्सा अविकसित है और यहाँ आपको अलग अलग स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो समय के साथ हवा द्वारा बदलती रहती है। यहाँ आपको रेत के टीले, बंजर पत्थर के पठार, बजरी के मैदान, सूखी घाटियाँ और नमक के मैदान देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान का लगभग 25% हिस्सा रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से ढका हुआ है जिनमें से कुछ की ऊंचाई 152 मीटर से भी अधिक होती है। सहारा रेगिस्तान में कई पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं और उनमें से कई ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। इन पहाड़ों में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी एमी कौसी है जो एक ढाल ज्वालामुखी पर्वत है जो लगभग 3500 मीटर ऊंचा है और यह उत्तरी चाड में स्थित है। सहारा रेगिस्तान का सबसे निचला बिंदु मिस्र के कतार डिप्रेशन में समुद्र तल से 135 मीटर नीचे है। आज सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाला ज्यादातर पानी मौसमी या रुक रुक कर बहने वाली धाराओं के रूप में है। रेगिस्तान में एकमात्र जल से हमेशा भरी रहने वाली नदी नील नदी है जो मध्य अफ्रीका से भूमध्य सागर तक बहती है और सहारा में अन्य पानी का स्रोत रेत के नीचे पाया जाता है और जिन क्षेत्रों में यह पानी सतह पर आ जाता है वहाँ ओएसिस का निर्माण होता है जिनके चारों तरफ छोटे छोटे शहर या बस्तियां बसती हैं जैसे मिस्र के बहरिया, मरुधान और अल्जीरिया में गर्दाया। अगर सहारा की जलवायु की बात करें तो आज यह गर्म और बेहद शुष्क है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान पिछले कुछ 100,000 सालों से कई तरह के जलवायु परिवर्तनों से गुजर चुका है। हिमयुग के समय इसके वर्तमान क्षेत्रफल से भी अधिक एरिया में बर्फ की चादर मौजूद थी, लेकिन 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व रेगिस्तान में वर्षा बढ़ गई और यह बर्फ पिघल गया और यह क्षेत्र हरा भरा हो गया। लेकिन अब ITCJ दक्षिण सहारा रेगिस्तान में नमी को इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोकती है। बेहद शुष्क होने के अलावा सहारा दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है। रेगिस्तान का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसमें अब तक का सबसे अधिक तापमान लीबिया में 58 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। सहारा दिन में जितना ही गर्म होता है उतना ही रात में ठंड। यहाँ रात में तापमान माइनस में चला जाता है क्योंकि रेत उष्मा का ज्यादा टाइम तक अवशोषित करके नहीं रख पाता और आसमान में बादल बिल्कुल भी नहीं होता और सारी उष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है। लोगों का सवाल रहता है कि सहारा मरुस्थल का हरा भरा कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर यह सफल हो जाता है तो यह बदलाव हर साल वातावरण में मौजूद 7.5 अरब टन कार्बन को हटा सकता है, लेकिन इतने बड़े इलाके को हरा भरा बनाना आसान नहीं होगा। पेड़ पौधों पृथ्वी के फेफड़े जैसे होते हैं और बढ़ता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। 1 हेक्टेयर में लगे पेड़ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं जितना एक गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलने में निकलता है। अगर हम किसी भी प्रकार यहाँ पर पेड़ लगा देंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी पानी की, क्योंकि सहारा इतना गर्म है कि सारा पानी वाष्प में बनकर उड़ जाएगा। हमें पाइपों द्वारा सभी पेड़ों को पानी देना होगा। यहाँ लगाने के लिए सबसे अच्छे पेड़ होंगे यूकेलिप्टस के, क्योंकि यह दमदार होते हैं और कम तापमान में आसानी से रह सकते हैं। साथ ही यह तेजी से बढ़ते हैं और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। पेड़ों के विकास के बाद इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ के कुल तापमान में 8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाएगी और यह रहने लायक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसका प्रभाव फायदेमंद ही होगा, यह जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। सहारा की रेत आंधी के जरिए हवा में शामिल होती है और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका में इकट्ठी होती है। यह रेत रास्ते में अपने अंदर नमी सोख लेती है और जब आसमान से गिरती तो इसके साथ बारिश होती है। धूल और बारिश की यह मेल अमेज़न वर्षा वन पर गिरती है और इकोसिस्टम को वह पानी देती है जिसको इसकी जरूरत होती है। सहारा के ना होने पर मतलब यह भी हो सकता है कि अमेज़न वर्षा वन भी नहीं रहेगा। टेंशन फ्री रहे, इसको हरा करना इतना आसान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका जितना बड़ा होने के बावजूद भी सहारा में केवल 2.5 मिलियन लोगों का निवास। इतना सूखा होने के कारण भी कुछ क्षेत्र में जल पाया जाता है जिसके चारों तरफ लोग निवास बनाकर रहते हैं और कुछ वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जिनको चरने वाले जीव इन लोगों के वाहन का कार्य करते हैं, जिनमें से कैमल, ऊंट इनका सबसे खास साथी है जो इस रेत भरी मैदान में अच्छी तरह से चलने में सफल होता है।
यह एक बार में सैकड़ों लीटर पानी पीता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए इस बंजर इलाके में जीवित रह सकता है। अफ्रीका के देश गरीब देशों में गिने जाते हैं, जिनमें से जिन देशों में सहारा का विस्तार है उनकी जलवायु तथा संसाधन की कमी के कारण यहाँ के लोग बेहद गरीब है। यह लोग इतना भयानक परिस्थितियां होने के बावजूद भी जीना सीख लिए, लेकिन यह बहुत ही अभाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अधिक निर्धनता के कारण यहाँ पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचे है। संसाधन की कमी से बेरोजगारी, आय असमानता और आर्थिक कमजोरी बहुत अधिक है। इसी रेगिस्तान में बहने वाली नील नदी के बारे में तो हमने आपको बताया है। इस नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी की दो प्रमुख नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील को मुख्य धारा माना जाता है, हालांकि ब्लू नील के अधिकांश जल का स्रोत जिसमें 80% पानी और गाद में शामिल है। व्हाइट नील सबसे लंबी और विक्टोरिया झील से निकलती है और युगांडा और दक्षिण सूडान से होकर बहती है। ब्लू नील नदी इथियोपिया के टाना झील से शुरू होती है और सूडान में बहती है। यह दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।